सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, हमारा टकराव तो रहेगा, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टकराव का हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस शुक्र मना रही होगी कि अच्छा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन हो गया। अगर यहां चूक जाते तो दर्द हरियाणा वाला हो जाता। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की नई सरकार की है। ये करीब करीब तय हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं। सवाल ये है कि कमान पर तीर होंगे क्या? आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन की ओर से उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन आर्टिकल 370 के मामले पर लगातार बयानबाजी करने वाले उमर अब्दुल्ला को अपना शासन सीमित अधिकारों के बीच ही चलाना होगा। जम्मू कश्मीर के असली बास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे या यहां भी एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन चलेगी। धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह का आक्रामक रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा, उसके बाद शक्ति का यह संतुलन काफी हद तक कारगर भी माना जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा और शांति के लिहाज से जम्मू कश्मीर में बड़े और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। जरा सी भी ढिलाई या जेल में बंद अलगाववादियों के प्रति नर्म रुख सारा किया धरा चौपट कर सकता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अब कोई एलजी और उनके सलाहकार नहीं होंगे, अब 90 विधायक होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे। सर, सरकार चलाना कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एलजी भी है और सेंटर के साथ भी कन्फ्रंट। एलजी चला जाएगा, स्टेट हुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा। एक बात तो तय है कि धारा 370 के बाद से बदले हुए शांत जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसके हाल पर छोड़ देने का जोखिम केंद्र नहीं उठाएगा, क्योंकि 10 साल पहले और आज के जम्मू कश्मीर की तस्वीर में बड़े बदलाव हुए हैं। ये देश और जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है कि धारा 370 हटने के बाद से पत्थरबाजी पर नकेल लगी, हिंसा की घटनाएं रुकी, युवाओं को रोजगार मिला, कारोबार में बढ़ोतरी हुई, बच्चों और युवाओं की शिक्षा में व्यवधान खत्म हुआ और अलगाववादी जहर भी खत्म हुआ। बात अगर राजनीतिक अड़ीबाजी की ही है तो इस सच्चाई को हर बार दरकिनार किया ही जाएगा, लेकिन जो संकेत अब उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो भी समझते हैं कि केंद्र और उपराज्यपाल के साथ संतुलन बिठाकर चलना ही राज्य के लिए बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, हमारा टकराव तो रहेगा, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टकराव का हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वजीर आजम साहब ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, मिलना चाहिए। जब ये बात उमर अब्दुल्ला कहते हैं तब शायद ये भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर स्थिति में पहुंचाया गया तभी 37 साल बाद बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से राज्य में चुनाव संपन्न हुए। वरना एक समय में चाहे जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो या पीडीपी की, चुनावों में हिंसा और आतंकी घटनाएं आम थी। लेकिन अगर सूरत बदली तो इसका क्रेडिट चुनाव आयोग से लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक को जाता है।
साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। सच यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है तो इसलिए दिया है ताकि राज्य की बेहतरी हो। इसके लिए केंद्र के साथ कदम मिलाकर चलना जम्मू कश्मीर के लिए नई संभावनाओं को दरवाजे खोलने जैसा होगा। कन्फ्रंटेशन या राजनीतिक अहम से कुछ हासिल नहीं होगा। चमकते जम्मू कश्मीर के लिए 4 सूत्र अहम है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, अलगाववादियों पर सख्ती, विकास के रोड मैप पर काम और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक्शन प्लान। धारा 370 हटने के बाद में केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो थी जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं की बहाली। इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एलजी की प्रशासनिक शक्तियों को भी बढ़ा दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकार बिना एलजी की इजाजत के ना तो पोस्टिंग कर सकती है और ना ही ट्रांसफर कर सकती है। जाहिर है संकेत बहुत पहले ही दे दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर में सरकार भले ही कोई पार्टी बनाए, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील मामलों को अपने ही हाथों में रखेगी। मुद्दा दरअसल उस बदलाव को बरकरार रखने का है जिसने आतंकवाद और रोज बरोज होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं से जम्मू कश्मीर को मुक्त किया है। इसी साल जुलाई महीने में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गईं। मसलन उपराज्यपाल के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार मिले। संशोधित नियमों में 2 अहम पॉइंट्स भी जोड़े गए। पहला 42A, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने रखा न जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। इसी तरह 42B, जिसके तहत किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या न देने और अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी है। क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है।
हरियाणा में बीजेपी की विराट जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सियासी वार अचूक हो गया है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जातियों में उलझाने वाला लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो फॉर्मूला लोकसभा के नतीजों के बाद कुछ हद तक कामयाब होता दिखा था, उसे हरियाणा ने नकार दिया। जबकि हरियाणा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने लोकसभा जैसी ही चुनावी रेसिपी तैयार की थी। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी का जाति वाला फॉर्मूला क्यों नहीं चल सका? पहली वजह तो यही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एहसास करा दिया कि हिंदुत्व पर उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी का जाति कार्ड इसलिए भी नहीं चला होगा क्योंकि बीते 4 महीनों में कुछ सच्चाइयां परतों की तरह उखड़ कर आ गईं। 4 जून 2024 के पहले तक बात बेबात राहुल गांधी ने सबकी जाति पूछ ली थी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। लोकसभा के नतीजों के मद्देनजर राहुल गांधी कौन जाति हो वाले दाव को अच्छे प्रदर्शन की गारंटी मानकर चलने लगे थे। लिहाजा आम चुनाव के बाद देश का पहला बजट आया तो राहुल गांधी बजट बनाने वाले अफसरों की जाति गिनाने भी बैठ गए। फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए लोकसभा के सेटबैक के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के जाति कार्ड से सीधा मुकाबला शुरू किया। संसद में बात कुछ ऐसी उछली कि राहुल गांधी की खुद की जाति क्या है, ये संसद की बहस और हंगामे का सबब बन गया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के
अपनी जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जाति बताने को लेकर राहुल गांधी के खुद के विरोधाभास ने जहां बीजेपी को मौका दिया, तो वहीं हिंदुओं की एकजुटता का राजनीतिक संदेश बीजेपी के लिए सही समय पर संजीवनी बनता हुआ दिखाई पड़ा है। और ऐसे में हरियाणा की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को साधो की कांग्रेस की नीति पर प्रहार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। ये हैरानी की बात है कि इस देश की 7-8 दशकों की राजनीति में हिंदुओं की जातियां तो खूब पूछी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आबादी में लगभग 20% की हिस्सेदारी रखने वाला मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा हुआ है। हिंदुओं को बताया गया कि कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन श्रीवास्तव है, कौन यादव है, कौन गुप्ता है, कौन दलित है और कौन आदिवासी है, लेकिन मुसलमानों में कौन सैयद है, कौन अंसारी है, इसका जिक्र तक नहीं हुआ। आदर्श स्थिति तो ये होती ना कि हिंदुओं से पूछा जाता, ना मुसलमानों से पूछना चाहिए था कि कौन जात हो, क्योंकि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हिंदुओं की जातियों में बांटो और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रखो, ये सेक्युलरवाद की राजनीति का विनिंग फॉर्मूला था। अब की हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का दावा है कि हिंदुओं की जातियों में बांटने का फॉर्मूला तो धड़ाम हुआ है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता ने अभी भी कांग्रेस के पक्ष में असर दिखाया है। कांग्रेस ने कुछ इलाकों में शानदार जीत दर्ज की है। मेवात में गजब जीत दर्ज की है। और आपको पता है इस जीत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, वो कौन जीते हैं? मोहम्मद खान 98,000 से। देखिए, मतलब एक काम किया है आप लोगों ने, तो बिल्कुल साफ दिख गया है कि कांग्रेस, और गुड़गांव हो, अंबाला हो, बल्लभगढ़ हो, इन सब जगहों पे कांग्रेस कहीं कहीं पे तीसरे स्थान पे रह गई है। तो बहुत साफ दिख रहा है कि कौन से वोट के दम के ऊपर नशा था और कौन से वोट के आधार के ऊपर वो यथार्थ था, वो भी दिख। हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ मुस्लिम बहुल मेवात क्षेत्र साथ खड़ा नहीं दिख रहा। ये एक कड़वी सच्चाई है। नूह जिले की तीनों विधानसभा सीटें न सिर्फ बीजेपी हारी है, बल्कि इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ये सवाल करते हैं कि हिंदुओं की जातियां ही क्यों गिनाते हो, तो ये दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच पर ही सीधा प्रहार है, जहां मजहब की बॉन्डिंग देश की विदेश नीति की लक्ष्मण रेखा भी लांघने से परहेज नहीं करती। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौज से डरने वाले नहीं है। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के बहाने भारत के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, और यही तो वो पॉलिटिक्स है जो थोड़ा संतुलन खोने पर वोट जिहाद की बात भी करने लगती है। ऐसे में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन में बीजेपी का हिंदुओं एक हो जाओ का मंत्र और राष्ट्रवादी कार्ड कारगर हुआ, तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर इन आरोप की चोट करने से नहीं चूके कि उन्होंने नफरत की फैक्ट्री लगा दी है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का
दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस हैं। एक हरियाणा की जीत से जाति जनगणना का राहुल गांधी का नैरेटिव तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस पर राजनीतिक निवेश बहुत हो चुका है। लेकिन कांग्रेस इस मसले पर हिट विकेट हुई है और उन्हें सोचने पर मजबूर तो जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मोदी जी को जय श्री राम। गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे। जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। कांग्रेस एक राज्य का चुनाव क्या हारी, मानो अपने ही बेगाने हो गए। बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट में चित होने के बाद इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के अरमान धरे के धरे रह गए। और ऐसा हो भी क्यों ना, पॉलिटिकल पंडितों की नजर में लगभग जीती हुई बाजी को हार कर कांग्रेस ने अपने तमाम दावों की हवा खुद ही निकाल दी। दावा था कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी और तूफान चल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। बात हो रही थी खटाखट कांग्रेस के लिए वोट पड़े, खटाखट 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 आता रहेगा। पूरा कॉन्फिडेंस था कि हालात बदल देगा, पर हुआ इसका ठीक उलट। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हाथ मलती रह गई। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जीत के मुंह से हार को खींच कर ले आई। हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं यह भी साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन हम साथ हैं कि जो कस्में खा रहा था, उसकी हवा निकालने के लिए भी एक राज्य का चुनाव ही काफी था। मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा में कांग्रेस की हार की कई वजहें सामने आ रही हैं। आपसी कलह, तालमेल की कमी, पार्टी हाईकमान और स्टेट यूनियन में कम्युनिकेशन गैप, ये तमाम वो बुलेट पॉइंट्स हैं जिसने हरियाणा में कमोबेश कमजोर दिख रही बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की। पर कांग्रेस पार्टी ने हार को स्वीकार करने और आगे की समीक्षा करने की जगह चुना वही पुरानी ढपली, वही पुराना राग। अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार। ये रिजल्ट पार्टी को अस्वीकार्य है और ईवीएम में खोट से एक कदम आगे बढ़कर पार्टी ने बताया कि ईवीएम की बैटरी की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। कांग्रेस को इंडिया अलायंस के अपने 5 साथियों का रोष झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस को अखिलेश यादव का झटका मिला है, उद्धव ठाकरे का तंज मिला है, आम आदमी पार्टी और टीएमसी की नसीहत मिली है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सहमति के बिना ही ये लिस्ट जारी कर दी। महाराष्ट्र, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, वहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस को अति आत्मविश्वास से भरा हुआ और अहंकारी बता दिया है।
दिल्ली, जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वो दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ लड़कर जीत हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ने कह दिया कि कांग्रेस जम्मू में अपने प्रदर्शन का आकलन करे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने नाम लिए बिना हार की वजह अहंकार और क्षेत्रीय पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश को बताया। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। एक अफसोस रहा कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। हमको जितनी उम्मीद थी और जिस तरह से हमने उनको सीटें जम्मू में दी थी उस तरीके का नतीजा आया नहीं। तो ये कांग्रेस को खुद का एक मुहासबा करना पड़ेगा, दिल है टू इंट्रोस्पेक्ट कि उनकी कहाँ कमी रही। हमने उनको बहुत एतमाद दिया है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। इंडिया गठबंधन के दलों के इन बयानों से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के उस दावे को भी बल मिलता है जो उन्होंने हरियाणा विजय के बाद किया। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। हरियाणा के रिजल्ट का असर अगले ही दिन उन सभी जगहों पर नजर आने लगा जहां चुनाव होने वाले हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 10 सीटों में से 6 पर अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के इस फैसले से नाराज चल रही है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ना ही कांग्रेस पार्टी की राय ली गई, ना ही कोई सहमति बनाई गई। कांग्रेस के नाराज होने की वजह बताया जा रहा है फूलपुर और मझवा सीट को, जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, पर यहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। हरियाणा में क्या हुआ इसमें कोई जानकारी विशेष नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति में चूक गई होगी, कोई बात ऐसी रही होगी जिसकी वजह से हार का सामना करना है। हरियाणा में आप के साथ गठबंधन ना करना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। हरियाणा की 90 सीटों के रिजल्ट के एनालिसिस से पता चलता है कि कम से कम 5 सीटों पर आपको मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा या लगभग बराबर हैं। इन सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, यानी अगर कांग्रेस और आप उम्मीदवारों को मिले वोट जुड़ जाते तो बीजेपी की 5 सीटें घट सकती थीं। और अब जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का स्टैंड बेहद मजबूत है, वहां वो कांग्रेस के बिना अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही। दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। हम झुककर दिल्ली की जनता के सामने अपने काम रखेंगे। हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और वही हम दिल्ली चुनाव में करेंगे। अब ये तो साफ है कि ऊपर ऊपर से चाहे जो दर्शाया हो, पर इस रिजल्ट ने सिर्फ हरियाणा में ही कांग्रेस को कमजोर नहीं किया, बल्कि अलायंस पार्टनर के तौर पर भी कांग्रेस की छवि को डेंट किया है। पर कांग्रेस है कि मानती नहीं। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने इस रिजल्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने भी पहुंचा। हार हजम नहीं कर पा रही कांग्रेस का आरोप है कि हरियाणा की जीत उनसे छीनी गई। इसी तर्ज पर एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा गर्मा गया है। इसे एक स्टेप आगे ले जाते हुए कांग्रेस ने इस बार दावा किया है कि जहां ईवीएम की बैटरी 99% थी, वहां तो चुनाव हार गए, और जहां बैटरी 60-70% थी, वहां वो जीत गए। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो
उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहां पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है। देखिए, जहां पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूंगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहाँ सब कुछ सही, वहाँ ना तंत्र, वहाँ सिर्फ लोकतंत्र, और जहाँ पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहाँ पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए हैं, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है, तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। अब सवाल ये उठता है कि अगर हरियाणा में बैटरी कम ज्यादा होने से चुनाव में उनकी हार जीत हुई तो इसी फॉर्मूले को क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मानने को तैयार है? अब यहाँ सवाल उठता है कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज के अलग अलग दिखने के पीछे क्या वजह है? जिस ईवीएम में बैटरी 99% है, क्या इसका मतलब है कि उसकी बैटरी बाद में चेंज की गई? ईवीएम का बैटरी कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वोटिंग के दौरान भी बैटरी चेंज करने की जरूरत होती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईवीएम की बैटरी से टैंपरिंग संभव है? इसका जवाब खुद पूर्व चुनाव आयुक्त दे रहे हैं। तो इसीलिए बैटरी लगाई गई है कि सेल्फ सफिशिएंट इक्विपमेंट है, इसमें कोई टेम्परिंग किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। कितनी चार्ज है, कितनी नहीं चार्ज है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो इस तरह के इक्विपमेंट हैं उनमें बैटरी अगर लगी रहे और पूरा इक्विपमेंट चालू रहे तो बहुत थोड़ा थोड़ा उसमें डिस्चार्ज होता रहता है हमेशा, ये भी है। लेकिन इतना बैटरी रहती है कि वो 2 दिन पोलिंग करा सके, हाँ, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बैटरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, चार्जेबल होती है, चेंज करने की जरूरत क्यों होती है? या पैकिंग से लेकर काउंटिंग तक कितनी ये बैटरी चार्ज रह सकती है? ये व्यवस्था ही नहीं रखी गई कि कोई कुछ और करे इसमें कुछ। वो बैटरी बिल्कुल हमेशा पूरी रहेगी और जब तक वो इक्विपमेंट लगा रहेगा तब तक बैटरी बदली नहीं जाएगी। बात घूम फिर कर वहीं आती है, अंगूर खाने को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल कुछ इसी तरह का व्यवहार दिखा रही है। हार का आकलन करने और आगे की लड़ाई और दमखम से लड़ने की जगह वो तंत्र पर ही सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ एक राज्य के रिजल्ट आने के बाद से ही हालात इतनी तेजी से बदले हैं जिसका शायद कांग्रेस पार्टी को अंदाजा नहीं था। अब देखना यह होगा कि पार्टी राजनीति, चुनाव और गठबंधन को कांग्रेस किस तरह से आगे लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।